उर्दवित हमारी गर्दन पर ही हमारा सर टिका हुआ और साथ में कंधे भी उसका बोझ सहन करते हैं। आजकल बहुत सारे मामलों में कंधे दर्द और ख़ास तौर पे गर्दन के दर्द की शिकायतें आम होती हैं। ये क्यों होती हैं और इनका भी किसी गंभीर बीमारी से लेना देना है? जी, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि कारण क्या क्या हो सकते हैं जो गर्दन दर्द और कंधे के दर्द की आपने बात करी है। फिर बीमारी से लेना देना है। जी, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि कारण क्या क्या हो सकते हैं जो गर्दन दर्द और कंधे के दर्द की आपने बात करी है। तो दर्द जो रहता है गर्दन में, कंधे पे, वो मोस्टली 3 तरह का दर्द रहता है। उसे हमें लक्षणों के आधार पर पहचानना होता है, या कहूँ कि मैं कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है और अपने इन सिम्टम्स की बात करता है तो हमें पहले दिमाग में यही क्लिक करता है कि ये दर्द किस तरह का है। तो जनरली 3 तरह का दर्द रहता है। एक है मस्कुलोस्केलेटल पेन, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों में तकलीफ़ की वजह से रहता है। दूसरा रहता है रेडिकुलर पेन। रेडिकुलर पेन एक इलेक्ट्रिक करंट लाइक दर्द रहता है जो पर्टिकुलर नर्व रूट रहती है, जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है जो संवेदनाओं को लेके, उनसे नर्व रूट्स निकलती हैं जो हाथ पैर की मांसपेशियों को सप्लाई करती हैं। तो उस नर्व रूट की प्रॉब्लम की वजह से जो दर्द निकलता है वो रेडिकुलर पेन है। और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसकी वजह से जो दर्द निकलता है वो फ्यूनिकुलर पेन है। तो तीनों तरह का जो दर्द होता है, उस दर्द की को कैटेगराइज करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं उस बीमारी के लक्षणों के बाद में हम उसके साइंस को देखते हैं कि उस दर्द की वजह से जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पर और हाथ कहीं पतला तो नहीं हो रहा है, या हाथ के अंदर किसी तरह के कोई वाइब्रेशंस वगैरह तो नहीं है, या हाथ की पावर जो है वो कहीं कम तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम कैटेगराइज करके फिर बीमारी पर फोकस करते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि आजकल हम ज़्यादा देर तक गर्दन को नीचे करके कोई काम कर रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर मोबाइल देख रहे हैं, या फिर हम अपना फॉल्टी पोस्चर में बैठते हैं कि साइड करवट पे हम लेट करके हाथ से सिर को सपोर्ट रखते हैं, या एक हाथ के नीचे तकिया डाल करके गर्दन को लहरा करके हम बैठ के चाहे टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। तो ये सब फॉल्टी पोस्चर्स में आते हैं। तो फॉल्टी पोस्चर्स की वजह से मस्कुलोस्केलेटल पेन काफ़ी रहता है और इसकी वजह से मसल स्पाज्म भी रहता है, मांसपेशियों में अकड़न जिसे हम बोलते हैं आमतौर की भाषा में, उस वजह से काफ़ी, और ये बहुत ही कॉमन है इस तरह का गर्दन दर्द और कंधे में दर्द। ये तीनों प्रकार के आपने कारण बताया जिस वजह से दर्द हो सकते हैं। एक आम व्यक्ति को, एक मरीज़ को कैसे पता चले कि इन तीनों में से उसे किस प्रकार का दर्द है और इसका क्या इलाज होगा? जी, इस तरह की जो दर्द रहते हैं, मस्कुलोस्केलेटल पेन के अंदर पर्टिकुलर ऐंठन रहती है, वो छूता है तब भी दर्द रहता है थोड़ा। तो ये मसल स्पाज्म की वजह से भी हो सकता है, हड्डी में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, इस तरह की बीमारियों में भी रह सकता है। दूसरा रहता है रेडिकुलर पेन, वो एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह जाता है। वो जैसे कि हमारे हाथ में हो सकता है हमारी बाह तक सीमित रहे, या हो सकता है हाथ तक जाए, लेकिन वो एक करंट की तरह दौड़ता है। पेशेंट जब आता है तो वो यही कहता है कि साहब एकदम दौड़ करंट की तरह मेरे पूरे हाथ में झंझनाहट सी हो रही है। तो ये रेडिकुलर पेन है, जो हो सकता है कि कोई डिस्क है, मतलब 2 मनके के बीच की गद्दी है, वो खिसक करके उस नर्व रूट को दबा रही है, या फिर हो सकता है वहाँ पे लिगामेंट जो हैं वो हाइपरट्रॉफी होकर, जिसको मांस बढ़ना बोलते हैं आलचौल की भाषा में, उसकी वजह से नर्व रूट को कंप्रेस कर रहा है, या फिर कोई ट्यूमर ग्रो कर गया है नर्व रूट शीथ से और वो उस नर्व रूट को कंप्रेस कर रहा है। उसके अलावा फ्यूनिकुलर पेन जो है वो जनरली ट्यूमर्स जब डेवलप होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उनमें रहता है। वो एक डिफ्यूज सा पेन होता है जो मरीज को लगता है कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोकलाइज रहता है वो, बट होता डिफ्यूज सा है। ये बताएं डॉक्टर दवे कि इनका इलाज है ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको किस तरह का मस्कुलर पेन हो गया है, या ये कंधे, गर्दन, पीठ का दर्द है, तो इसका कोई भी इलाज नहीं है साहब, सिर्फ आप या तो पेन किलर खाइए या कुछ आप एक्सरसाइज कीजिए। नहीं, ज़रूरी एक्सरसाइज जो बात करें हम फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है इस तरह के ओनली मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए,
कि मस्कुलोस्केलेटल पेन में आप जितनी मांसपेशियों की कसरत करते रहेंगे उतना ही मांसपेशियों की मजबूती रहेगी और मांसपेशियां जो है वो प्रॉपर आपकी वर्क करती रहेगी, उसमें स्पाज्म की संभावनाएं कम रहेगी। तो ये तो मस्कुलोस्केलेटल पेन से संबंधित हो गया। जबकि जो बात है फ्यूनिकुलर और रेडिकुलर पेन की, तो उसमें डायग्नोसिस रहती है जिसके अंदर हम एमआरआई की जांच करवाते हैं और एमआरआई की जांच में जो भी कॉज हमें पता लगता है कि क्या है इस दर्द की वजह, और फिर देखते हैं कि वो मेडिकल मैनेजमेंट से दवाइयों से ठीक हो सकता है या फिर उसके लिए कोई ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत रहेगी, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। और जो भ्रांति है कि इस तरह के दर्द का कोई इलाज नहीं है, वो गलत है। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। तो ट्रीटमेंट हम ये माने कि सिर्फ सर्जरी ही ट्रीटमेंट है? नहीं, मेडिकल मैनेजमेंट जिसके अंदर फिजियोथेरेपी और मेडिसिन्स रहती हैं वो भी है। जनरली हम इस तरह के जो दर्द हैं उसको सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट पे रखते हैं। अगर ट्यूमर की बात को हम छोड़ दें या फिर कोई इन्फेक्शंस जो है जो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है, उस स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव दे रहा है, उसकी वजह से हाथ और पैरों का काम करने की क्षमताएं कम हो रही हैं, तो उन केस के अंदर सर्जरी ऑप्शन रहता है जो फर्स्ट ऑप्शन है। अदरवाइज इस तरह के ओनली दर्द के लिए सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट को ट्राई किया जाता है कि कई तरह की दवाइयां हैं जो हम न्यूरोपैथिक पेन हो, जो रेडिकुलर पेन है या मस्कुलोस्केलेटल है, उसके अंदर पहले दवाइयां ही ट्राई करते हैं और कई मरीज जो हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती उन्हें। डॉक्टर दवे, चूँकि आजकल मोबाइल्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल आम हो गया और ख़ास तौर पर जब से कोविड-19 का संकट आया तब से ये लगभग हर व्यक्ति के पेशे का भी हिस्सा बन गया है। यूँ माने कि अब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो भी कक्षा में जाने के बजाय मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, लिहाजा इनका इस्तेमाल लगभग ज़रूरी हो गया है। तो छोटी उम्र में भी अब बहुत सारे बच्चों को भी ये गर्दन दर्द, कंधे दर्द, पीठ दर्द की शिकायतें होने लगी हैं, आँखों की दिक्कतें भी होने लगी हैं। तो ये क्या शुरू में एड्रेस ना करें तो किसी गंभीर रोग में भी तब्दील हो सकती है? डेफिनेटली। अगर इस तरह के जो आपने बताया है कि बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं, ज़्यादा देर तक गर्दन को झुका करके रखते हैं, जिसको हम फ्लेक्शन पोजीशन बोलते हैं, उस पोजीशन में तो उससे क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस जो रहता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम पे वो बहुत ज़्यादा रहता है और पर्टिकुलर एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठ के रखना शियरिंग फोर्स डेवलप करता है और वो फोर्स हमारे वर्टिब्रल अलाइनमेंट के लिए अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए जिम्मेदार रहता है। तो हमें एक ही पोस्चर में कार का अलाइनमेंट होता है वैसे आपके बदन का भी अलाइनमेंट बिल्कुल 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 डेफिनेटली, क्योंकि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो उसमें वर्टिब्रल बोन्स रहती हैं, उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहती हैं, उसके आसपास में लिगामेंट्स के सपोर्ट्स रहते हैं, मसल्स के अटैचमेंट रहते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और उस सिस्टम का अलाइनमेंट जितना नॉर्मल रहेगा उतनी ही हमारी लाइफ स्मूथ चलती रहेगी। जब किसी भी तरह का फॉल्टी पोस्चर है, चाहे बच्चे मोबाइल पे बैठ रहे हैं, ज़्यादा देर तक गर्दन को झुका के बैठते हैं, चाहे हम बैठते हैं, तो वो अलाइनमेंट को जब भी उस पर एक फोर्स जनरेट होता है तो वो अलाइनमेंट को चेंज करने की कोशिश करता है, जो लंबे समय में जाकर के बीमारियां पैदा करता है। गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो मैकेनिक के पास जाते हैं, तो ये जब अलाइनमेंट बिगड़ जाता है लोगों का और आपके पास आते हैं तो आप उसे कैसे ठीक करते हैं? जी, सबसे पहले हम डायग्नोसिस पे ध्यान देते हैं कि मरीज के इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो किस डायग्नोसिस की तरफ ले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको 3 तरह के दर्द के बारे में बताया है, वो दर्द रहते हैं पेशेंट को, तो फिर हम डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रायल करते हैं, चाहे एक्सरे की रिक्वायरमेंट है पेशेंट को या एमआरआई की रिक्वायरमेंट है, वो उसके बॉडी के सिम्टम्स और साइन फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में हम डिसाइड करते हैं और उसके बाद जो डायग्नोसिस निकल के आती है फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। डॉक्टर दवे, बहुत बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दर्द माइग्रेट करता है, यानी जो कंधे का दर्द था या पीठ का दर्द था या किसी अंग विशेष का दर्द था, अब धीरे धीरे उनके हाथ पांव में भी दर्द होने लगा है। और कुछ लोग जीवन भरी, यूँ मान के चलिए कि जब से वो वयस्क हुए तब से हाथ पांव में दर्द की शिकायतें करते हैं। कुछ लोग तो छोटे बच्चों को पांव पे चढ़ा भी देते हैं कि भाई दवाई दे मुझे, और ये रेगुलर भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम हफ्ते में 1 या 2 बार या जितनी भी बस चले उतनी बार मालिश ना कराएं तो हमारा दर्द नहीं जाता। ये हाथ पांव के दर्द और लगातार दर्द, ये क्या गंभीर होते हैं? और अगर हैं लगातार तो किसी
चीज़ का संकेत भी दे रहे होते हैं आपको। जी, जो पेन माइग्रेट हो रहा है आपने बताया है, वो रेडिकुलर पेन जो मैं कह रहा था आपको कि पर्टिकुलर एक नर्व रूट जहाँ जहाँ सप्लाई करती है वहाँ तक जाता है वो दर्द। जैसे मान लो हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ले लें जो कि हमारे कंधे तक सप्लाई करता है, तो वो गर्दन से हमारा कंधा तक और आर्म तक जो है वो पूरा दर्द रहेगा। उसके बाद एक सेगमेंट जो होता है वो हमारा उससे नीचे के भाग तक सप्लाई करता है, तो हाथ के अंगूठे और पहली उंगली से लेकर के पूरा गर्दन तक दर्द रहेगा। तो उसमें लगता है कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ रह रहा है। दूसरी बात जब आपने बताई कि हाथ और पैर जब दर्द करते हैं तो ये न्यूरोपैथिक पेन रहते हैं। इस तरह से न्यूरोपैथिक पेन जो रहते हैं वो हम अगर आपको एकदम लेमैन की भाषा में समझाऊं तो नसों की कमजोरी मान लीजिए आप, जिसके बहुत सारे कारण हैं। मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा रहता है, और उसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और भी कई सारे कुछ लेड टॉक्सिसिटीज और बहुत से इन्फेक्शंस वगैरह कारण रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो है इस तरह का दर्द कुछ विटामिन्स की कमी है, मोस्टली विटामिन B12 की कमी, और आपके डायबिटीज़ के पेशेंट में इनमें ज़्यादा रहता है। उसमें क्या होता है, डायबिटीज़ में तो कुछ नसें होती है, उनकी एंडोथीलियम जो है वो ब्लॉक होकर के उनमें खून की सप्लाई को कम कर देती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी को हम बोलते हैं जनरली कि क्राइंग ऑफ डाइंग नर्व, कि नर्व जो डाई कर रही है तो वो क्राई कर रही है। अच्छा, उसका रोना है ये। जी, उसका रोना है, और उसके लिए फिर कुछ मेडिसिन्स है वो हमें कंटिन्यू रखनी रहती है। दूसरा होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी जो टिंगलिंग, नमनेस, कभी लगता है मरीज को मेरे चींटियाँ रेंग रही है, कभी लग रहा है हाथ में सूनापन आ गया है, कभी झंझनाहट हो रही है, तो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीट करते हैं वो ठीक हो जाता है।